सभी श्रोताओं को यानी कि विकास कुकृति की तरफ से प्यार भरा यथोचित अभिवादन। इस समय मैं वर्तमान में NIPVD बेसिक कंप्यूटर में एक प्रशिक्षणार्थी हूँ और अभी आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो धून। और इस कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम है मेरी बात। जैसे आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में उन सभी युवाओं को लाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जो यहाँ तक अपने जीवन में संघर्ष करके पहुँचे हैं। तो उसी के माध्यम से, उसी के तहत आज एक संघर्षरत जो है अभी हमारे साथ, वह है मिस वंशिका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो वंशिका जी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे कार्यक्रम में सभी जो भी संघर्ष करते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनके बारे में हम लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो हम भी अब जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं और क्या क्या कठिनाइयों का आपने सामना किया है। तो आप हमारे दर्शकों को तो बताएंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा जो बचपन था वो यहीं देहरादून की मैं रहने वाली हूँ। तो मेरा जन्म भी इसी शहर में हुआ है और यहीं से मैंने फिर 5 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। शार्प मेमोरियल स्कूल है यहाँ पे, तो वो एक ब्लाइंड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। वहीं से हमें किसी ने उसका रेफरेंस दिया था कि वो अच्छा स्कूल है, तो वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर धीरे धीरे वहीं पे रह के सब कुछ सीखा, ब्रेल कैसे लिख सकते हैं दृष्टिबाधित लोग और उनको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, एक दृष्टिबाधित क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मैंने वहाँ से सीखा। तो वहीं से मेरी 8th तक पढ़ाई वहीं पे हुई। उसके बाद फिर मैंने 9 से लेकर 12 तक CNI इंटर कॉलेज से अपनी 12th कंप्लीट की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है MA म्यूज़िक सब्जेक्ट से। तो इसी तरह की मेरी पढ़ाई रही है और अभी फ़िलहाल में मैं NIPVD से कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ, बेसिक कंप्यूटर का। तो इसको करते हुए भी मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है। तो यही कुछ मेरी जर्नी रही है। और बात करें संघर्षों की, तो एक दृष्टिबाधित होने के नाते संघर्ष तो मेरी लाइफ में भी बहुत आए थे। शुरू में मुझे सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे पता नहीं था कि और भी दृष्टिबाधित होते हैं, तब मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही सिर्फ एक हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं है। मतलब मेरे परिवार में और आसपास सब लोग साइटेड थे। तो शुरू में जब नहीं जानते थे कि ऐसा और भी होते हैं और बहुत सारे दृष्टिबाधित हैं इस दुनिया में, तब ऐसे ही लगता था कि मैं अकेली हूँ। तो ये फील होता था और कई बार ऐसा लगता था मतलब जो वो कर पा रहे हैं हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो देख के सब कुछ कर लेते हैं इजीली, उसी चीज़ को करने में हमें बहुत कठिनाई होती है, हमें पहले सीखना पड़ता है, हमें ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसी चीज़ को करने में। तो ये सब था। फिर जब स्कूल में गए तो वहाँ पे पता लगा कि नहीं, हमारे साथ के और भी बहुत सारे हैं और जैसे वो लोग कर सकते हैं हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया। फिर 8th तक जब पढ़ाई हुई थी उसके बाद एक संघर्ष और था कि 9 से जो था, एक हम लोग साइटेड स्कूल में गए थे, नॉर्मल स्कूल था, वहाँ पे केवल कुछ 4 से 5 ब्लाइंड ही रहते थे इस क्लास में। तो जो टीचर्स थी वो भी साइटेड थी, तो वो ब्लाइंड लोगों के हिसाब से नहीं पढ़ाते थे। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे समझाना और नॉर्मली जैसे साइटेड बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाता था। और ना ही हमें कोई नोट्स लिखवाने वाला होता था वहाँ पे, क्योंकि लिखते भी थे तो वो लोग साइटेड थे, वो लोग जल्दी से लिखते थे, हमें लिखने में थोड़ा टाइम लगता था। तो इस वजह से नोट्स बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और मेरी आदत रही थी बचपन से, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में थी और वहाँ पे सब हम लोग ब्रेल में लिख के ही पढ़ते थे, याद करते थे। तो मुझे रिकॉर्डिंग सुन सुन के करने की आदत नहीं थी। तो मुझे फिर क्या करना होता था, घर पे जाके जो भी जैसे रिकॉर्डिंग है उससे सुन सुन के लिखना पड़ता था, या फिर मेरी मदर थी वो हेल्प करती थी, साइटेड बुक से लिखवाती थी, नोट्स बनाती थी, तो तब जाके उसको याद कर पाती थी। तो ये कुछ संघर्ष थे, बट धीरे धीरे करके अब जब पढ़ाई कंप्लीट फ़िलहाल हो चुकी है, MA हो चुका है मेरा, तो अब लगता है कि ठीक है, जो भी था उसको हमने फेस किया और हम आगे बढ़े। छोटे मोटे संघर्ष तो हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं, पर ये है कि उसको फेस करके आगे बढ़ना ही लाइफ है। तो आगे भी जो संघर्ष आएंगे उसी को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वंशिका जी, जैसे कि आपने कहा कि आप नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाई की आपने,
तो होता है कि नॉर्मल स्कूल में उतना सहयोग नहीं मिल पाता, साइटेड लोग इतना कॉपरेट नहीं देते, लेकिन आपको कैसा सहयोग मिला, कि आपको मिला या नहीं मिला, कि क्या परेशानियां आई स्टडी में, तो बताइए। देखिए जो मैं शार्प मेमोरियल स्कूल में थी, जी। जब मैंने जहाँ तक 8 तक पढ़ाई की, वहाँ पे हमारा ऐसा होता था कि थर्ड तक जो होता था वहाँ पे ब्लाइंड जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते थे उनको अलग पढ़ाया जाता था, अलग क्लास में, और जो साइटेड बच्चे होते थे उनको अलग, क्योंकि वो खाली विजुअली इम्पेयर्ड का स्कूल नहीं है, वहाँ दोनों बच्चे पढ़ते हैं, दोनों तरह के। अच्छा। तो फोर्थ से जो होता था, फोर्थ क्लास से कंबाइन हो जाता था दोनों का, विजुअली इम्पेयर्ड भी और साइटेड सब साथ मिलके पढ़ते थे। अच्छा। तो मैंने फोर्थ क्लास से ही एक तरह से शुरू कर दिया था साइटेड बच्चों के साथ ही पढ़ना, क्योंकि सब क्लास में रहते थे। तो तब तो देखो इतनी परेशानी नहीं आई, क्योंकि तब टीचर्स अच्छे थे उस टाइम पे, और क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्कूल भी था तो वो लोग समझते थे कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और साथ वाले भी बहुत कोऑपरेटिव थे, नोट्स वगैरह बनवाते थे, हेल्प करते थे, तो तब तक इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने 8 तक पढ़ने के बाद जब मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से 9 से 12 तक जहाँ पे पढ़ाई की, तो वहाँ पे सब कुछ एकदम से नया था। वहाँ पे जो साइटेड लोग भी थे उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या है, इनको कैसे किया जाता है, इनके साथ इनकी क्या मदद करनी है, कैसे इनको कोऑपरेट करना है, उनके लिए सब कुछ नया था। तो वो हमसे काफ़ी सवाल पूछते थे, अच्छा ये ब्रेल में आप कैसे पढ़ते हो, कैसे लिखते हो, आप ये सब कैसे, मतलब हम तो जैसे बुक में पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अलग सा था, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा समझने में, और जब वो समझ गए तो फिर उन्होंने भी कोऑपरेट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और बाकी टीचर्स मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिले थे 9 से 12 तक भी, और उसके बाद कॉलेज में भी, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ में, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो उसको सॉर्ट आउट करते थे, और धीरे धीरे साथ वाले जो थे वो भी समझने लगे चीज़ों को, तो वो भी पूरा सपोर्ट करने लगे। तो परेशानी हुई, लेकिन हाँ इतनी नहीं हुई, क्योंकि अगर आपके साथ वाले आपको सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, तो फिर इतनी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। जी। तो वंशिका जी, सबसे पहला आप हमें और हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आपको इस एनआईवीएच के बारे में कैसे पता लगा, किसके माध्यम से पता लगा? एनआईवीएच के बारे में मुझे पता तो बहुत पहले से लगा हुआ था। बिल्कुल। जब मुझे एडमिशन लेना था यहाँ पे, 8th के बाद 9th में एडमिशन लेना था, तभी से मुझे यहाँ पे पता था, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिशन में ले नहीं पाई, क्योंकि जो भी हमारे, जैसे मैंने बताया था, हमारे साथ वाले जो थे, हम लोग 3 4 5 ब्लाइंड जो रहते थे, वो लोग सब साथ में जाते थे, तो साइटेड लोगों के साथ ही पढ़ते थे। वहाँ के बच्चे जो 8th पास आउट होते थे, उसके बाद वो डायरेक्ट दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते थे वहीं से। तो अब साथ में मेरे सारे क्लासमेट्स थे, तो फिर हम लोग भी वहीं चले गए दूसरे स्कूल में। तो एनआईवीएच के बारे में मुझे काफ़ी पहले से 9th या 8th में, जब मैंने 7th 8th में थी, तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि यहीं की देहरादून की हूँ मैं, और इतने टाइम से ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी हूँ, तो आपस में सुन के इधर उधर से पता लग जाता है कि हाँ इतना बड़ा स्कूल है, इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, तो मुझे पता लग गया था। लेकिन कभी यहाँ से कुछ करने की और अपॉर्चुनिटी कहूँ, या मतलब एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि नहीं कर पाई। तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके अभी मैं यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे और कोई मुझे ऐसा देहरादून में कोई और सेंटर लगा नहीं जो विजुअली इम्पेयर्ड को अच्छी तरह से कंप्यूटर सिखा सके एक्सेसिबल तरीके से। तो मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, और इत्तेफाक से एडमिशन हो भी गया, और अभी कोर्स अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे मुझे सीखने को मिल रहा है। तो आपने जो कहा कि वो उनके, आप अपने जो साथी थे उनके साथ चले गए थे, क्या वो आपके फ्रेंड्स थे क्या? और हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ आप गए हों, कि फ्रेंड्स भी चले गए तो हम भी चलेंगे। जी बिल्कुल, वो मेरे क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे। हाँ, तो फ्रेंड को छोड़ने का मन नहीं करता होगा, तो फ्रेंड के साथ है ना। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो हम लोग सब साथ में चले गए वहाँ पे, तो आगे की पढ़ाई फिर साथ में ही कंटिन्यू की। अच्छा। तो अब कैसा लग रहा है एनआईवीएच में, एक माहौल यहाँ पे कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक ये लगी, मैंने अभी तक भले ही ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन वहाँ भी मुझे ये चीज़ नहीं देखने को मिली थी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर जैसे हम मोबिलिटी की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को रास्ता नहीं मालूम है, तो उनको क्या होता है, उनको बोला जाता है कि आप जाओ, खुद से आप ऑब्जर्व करो, देखो,
मतलब और स्कूल में अगर हम जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, अरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड जा रहा है उसको पकड़ के ले जाओ, उसकी हेल्प कर दो, अरे कोई नहीं गिर ना जाए, ऐसा ना हो जाए। बट यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि नहीं, जो करना है हमें खुद ही करना है। हर कोई हमारी हेल्प के लिए, कोई हमेशा साइटेड या कोई इंसान नहीं रहेगा। तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी है, तो उस हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा। चाहे हम गिरे, चाहे कुछ भी हो, चोट लग, बच्चा भी जब पहली बार चलता है तो गिर के ही चलना सीखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, ये देख के कि यहाँ पे सब इतना अच्छा सिखाते हैं। और कंप्यूटर की ज़्यादा बात करूँ तो कंप्यूटर में भी मुझे बहुत कुछ यहाँ पे भी सीखने को मिला है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 6 महीने का हमारा कोर्स होता है, तो यहाँ पे अभी मैंने बहुत कुछ कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, टाइपिंग सीख ली है, MS वर्ड में कैसे काम किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सब कुछ बहुत कुछ सीख चुकी हूँ अभी। और आगे उम्मीद है और कुछ भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगी। अच्छा, तो वंशिका जी आपने एक बात बोली, एक विजुअल इम्पेयर यहाँ पे मोबिलिटी करते हैं, तो एक विजुअल इम्पेयर के लिए मोबिलिटी कितनी ज़रूरी है? देखिए, एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यस। अगर हमें इधर उधर कहीं जाना है, या मतलब ठीक है आप बोलेंगे कि बोल सकते हैं कि इधर उधर जाना है तो कोई हेल्प कर देगा, बट कब तक करेगा? कभी ऐसी अगर सिचुएशन आ गई, हमें अकेले जाना पड़ा, तो फिर तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है हमारा काम ही ना हो, है ना, या तो हम काम ही नहीं करेंगे, और काम ना करना तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो हमें जाना पड़ेगा, और इधर उधर जाने के लिए कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, इधर उधर जाना है, कुछ बहुत काम है इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए मोबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे स्टिक के साथ मोबिलिटी सिखाई जाती है, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ओके, तो यानी कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो श्रोता आप देख रहे हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मोबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो वंशिका जी आप यहाँ पे कंप्यूटर कर रहे हैं, राइट? अब हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, जो नॉर्मल पर्सन है वो तो चलो देख के करते हैं, अब एक विजुअली इम्पेयर्ड कंप्यूटर का किस तरीके से सीखता है, थोड़ा सा क्या उसे मतलब कैसे उसे मतलब वहाँ पर गाइडेंस मिलती है, कैसे वो सीख सकता है, इसमें कैसे आप लोग सीखते हैं? जी, जो साइटेड पर्सन होते हैं वो मेनली कंप्यूटर जो होता है उसको माउस से एक्सेस करते हैं। जी बिल्कुल। वो देख के स्क्रीन पे जो लिखा आता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो लोग, उसमें स्क्रीन रीडर होता है। स्क्रीन रीडर मतलब जो हमारा स्क्रीन पे जो लिखा आता है उसको वो रीड करके बताता है। अच्छा। तो अगर वो रीड करके बता रहा है तो हमें उसकी आवाज़ में वो सुनाई दे रहा है, और जो हम सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं कीबोर्ड से। क्योंकि माउस से करना एक्सेसिबल नहीं होता, कीबोर्ड में सब कुछ एक्सेसिबल है, इतनी सारी कीज़ होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो कीबोर्ड से हम लोग एक्सेस करते हैं स्क्रीन रीडर की मदद से। तो इस तरह से होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, जो हम साइटेड कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है हम स्क्रीन रीडर से सुन के करेंगे और वो स्क्रीन पे देख के बिल्कुल। तो आप जो स्क्रीन रीडर करते हैं तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब बताइए, क्योंकि अभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो नॉर्मल पर्सन भी देख रहे होंगे, तो उनको बताइए कि स्क्रीन रीडर कैसा होता है और क्या उसमें हम लोग क्या सा चीज़ हम सुन कर काम करते हैं, क्या चीज़ है ऐसी? जी, वही स्क्रीन रीडर वही होता है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ जो होता है वो रीड करके बताता है। इसमें NVDA करके आता है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जो जॉज आता है दूसरा, वो भी मिलता है, वो भी स्क्रीन रीडर अच्छा है, लेकिन उसको फिर पेड होता है, वो उसको पे करना पड़ता है पहले उसके लिए, तब वो मिलता है। तो इन्हीं दोनों स्क्रीन रीडर ये जो हैं दोनों बहुत प्रचलित हैं, इन्हीं की सहायता से हम लोग पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। तो देखा श्रोता आपने कि कैसे विजुअली इम्पेयर्ड हम लोग सभी कैसे कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो वंशिका जी, अब हम आपकी रुचि किस में है? मेरी रुचि तो देखिए, मेरी रुचि हमेशा से म्यूज़िक में रही है। मैंने MA भी म्यूज़िक से किया है, मेरे पास ग्रेजुएशन में स्कूलिंग टाइम में भी म्यूज़िक था। तो एक तो मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा लगता है, और बाकी कभी कभी किताबें भी पढ़ना अच्छा लगता है। तो यही कुछ है मेरी हॉबीज़। तो आप किस प्रकार के गाने सुनना पसंद करती हैं? सुनना ही पसंद करती हैं, खाली गाना भी पसंद करती हैं? नहीं, मैं सुनना भी पसंद करती हूँ और गाना भी पसंद करती हूँ। वाह। तो और किस तरह के गाने, तो देखिए मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, जो बॉलीवुड के ओल्ड सॉन्ग्स थे वो मुझे बहुत पसंद है सुनना। तो फिर हम भी सुनना चाहेंगे, और हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो भी आपका एक बढ़िया सा गाना सुनना चाहेंगे। तो चलिए सुना दीजिए अपने श्रोताओं को। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। क्या थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या मधुर आवाज़ आपकी है। तो वंशिका जी, आपका गाना तो सभी को प्रिय लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा, लाजवाब, फैंटास्टिक, जितनी तारीफ उतनी कम। तो वंशिका जी ये बताइए, आप जो इतनी आपके अंदर जो सरस्वती माँ का कंठ में वास है और आप इस प्रकार के संगीत में आगे बढ़ रही हैं, तो आप इस संगीत की जो विधा है उसे कैसे आप आगे बढ़ा रही हैं और ज्ञान प्रभाव को कैसे बढ़ा रही हैं? कहीं आप पढ़ा रही हैं, कहीं किसी सिखा रही हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए किस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जी। जहाँ पे मैं बच्चों को संगीत की शिक्षा देती हूँ करीब 3-4 साल से। तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन ये था कि एक छोटा मोटा रोज़गार इसको अभी समझा जा सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उससे मुझे वो आत्मनिर्भरता है मेरे अंदर, लेकिन वो कहते हैं ना, इतना ज़्यादा अभी वो मुझे नहीं मिला है जितना मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। एक कहते हैं ना, सपने होते हैं हर किसी के, तो ये है। मैं बाकी बच्चों को सिखाती हूँ, हर तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, छोटे भी बड़े भी। तो मैं बच्चों को शास्त्रीय संगीत जैसे मैंने सीखा है, तो वही मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। और कुछ बच्चे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो पियानो होता है, कीबोर्ड होता है या फिर हारमोनियम होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की शिक्षा मैं उन्हें देती हूँ। ओके, तो आप नॉर्मल बच्चों को ही सिखा रहे हैं ना? हाँ जी। तो नॉर्मल बच्चों को सिखाने में किस तरीके से कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो थोड़े 16+ के हैं, वो लोग तो समझ जाते हैं, उनको तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग तो खुद लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, उनको पता है प्रॉब्लम के बारे में, ऐसी ऐसी बात है, तो मेन उनको प्रॉब्लम नहीं होती सिखाने में, वो समझ भी जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, तो उनको सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ बात आती है ना कि उनको कॉपी में नोट करके देना है कोई चीज़, या फिर उन्होंने क्या लिखा है वो चेक करना है, तो वो तो प्रिंट में लिखते हैं, तो मुझे प्रिंट नहीं समझ आता है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट वहाँ पे जहाँ मैं सिखाती हूँ, वो जो वहाँ की जो ऑनर है वो बहुत अच्छी है, वो कोऑपरेटिव है, तो वो इस चीज़ में मेरी हेल्प कर देती हैं। कोई ना कोई किसी को ऐसा भेज देती हैं मेरे लिए कि वो जो उनकी चेकिंग है और जो उनको नोट डाउन करके देना है, उस चीज़ में वो चीज़ हो जाए। बाकी प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली अगर कुछ चीज़ बतानी है, समझानी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो तो मुझे उन्हें बताना है, वो गाएंगे, मुझे सुनना है और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो यानी कि आपको सपोर्ट फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है आपको कि आप म्यूज़िक में आगे जाइए, है ना? जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर फैमिली एक बच्चे को आगे जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, जाते जाते हम कुछ ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके जो हमारे श्रोताओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो प्रेरित हों, उत्साहित और आगे अपने जीवन को जो संघर्ष वो करते हैं उससे वो निकल कर आगे अपना एक इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकें। बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सोचते हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर वक्त किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, अगर ऐसा किसी का भी सोचना है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। और अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड भी हैं जो ऐसा सोचते हैं अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए, क्योंकि मैंने खुद ये फेस किया है, मैंने अपने आसपास ये सब देख के कि साइटेड लोग ये सब कर सकते हैं, तो मुझे भी लगा था मैं कुछ नहीं कर सकती।
पर ऐसा नहीं होता। विजुअली इम्पेयर्ड हर चीज़ कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो एक साइटेड पर्सन कर सकता है, और कहीं ना कहीं वो साइटेड पर्सन से भी अच्छा कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। सिर्फ आप क्या चाहते हो, आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी सोच कैसी है, और आप कितने डेडिकेटेड हो, ये मैटर करता है। अगर आप में ये सब चीज़ें हैं तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हो जो एक साइटेड पर्सन कर सकता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, और आप इसी तरह से आगे बढ़िए तो आप भी एक दिन बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कभी भी अपने जीवन को, सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में आगे बढ़ना ही एक मेन लक्ष्य अपना होना चाहिए। कठिनाइयाँ तो आती हैं, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आप उन कठिनाइयों को कैसे पार करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज के कार्यक्रम में अपने दोस्त एंड होस्ट विकास को दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक आती रहेंगी। तो अपने दोस्त एंड होस्ट विकास को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। टाटा, बाय बाय एंड शब खैर।